साई स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा हर साल साई मॉडल सेट, श्री साई मॉडल सेट निकाला जाता है, जिसका पीडीएफ और बुक स्टूडेंट को मैट्रिक किया जाता है। मैट्रिक के विद्यार्थियों को, 9th क्लास के विद्यार्थियों को और 8th क्लास के विद्यार्थियों को। तो इस देख सकते हैं लैपटॉप का डेस्कटॉप आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसी से हम अपना मॉडल सेट बिल्कुल अपने से और खुद से हम तैयार करते हैं। और खुद हम, आप लोग सभी जानते भी होंगे, जो नए विद्यार्थी इसमें मेरे YouTube चैनल पर जुड़े होंगे उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो भी पुराने विद्यार्थी हैं खुद जानते हैं कि हम जो मॉडल सेट बनाते हैं खुद से तैयार करते हैं, जो बिल्कुल शानदार और जानदार होता है। तो उसका पीडीएफ और वीडियो आप लोगों को, इसके अलावा यहाँ देखिए मेरा एक अपना साई स्टूडेंट हेल्प पॉइंट एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें लगभग 800 से ऊपर स्टूडेंट टीचर जुड़े हुए हैं। तो वैसे सभी विद्यार्थी और टीचर जो भी मैट्रिक 12 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 7 क्लास का जो ट्यूशन पढ़ाते भी होंगे, वैसे टीचर या फिर स्टूडेंट इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा हम जानकारी देते रहते हैं। आप अपना सिर्फ व्हाट्सएप नंबर सेंड करें और ये ग्रुप जो है इसमें आप आराम से जुड़ सकते हैं। ये मेरा बिल्कुल स्टूडेंट के हेल्प के लिए, टीचर के हेल्प के लिए, या फिर अगर कोई भी सजेशन आपको देना हो तो आप इसमें दे सकते हैं। तो आइए, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशल इस वर्ष से हम चेंज करने वाले हैं। अपने मॉडल सेट में हम विद्यार्थियों को नोटबुक प्रिंट आउट के साथ साथ पीडीएफ के साथ साथ अब वीडियो भी देने वाले हैं। तो देखिए, ये जो साई मॉडल सेट है उसका जो प्रारूप जो हम तैयार किए हैं, ये वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि अब जो भी एग्जाम जो लिया जाएगा जैक बोर्ड के द्वारा, वह 2 तरह से एग्जाम लिया जाएगा। एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आएगा और इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज जो हम सेट जो बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो बताने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत जो प्रश्न जो आपको ओएमआर सीट पर बनाना होगा। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम साई मॉडल सेट का, ये देखिए मेरा फाइल है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ देखिए मेरा अपना मॉडल सेट जो है बन चुका है। देखिए आप देख सकते हैं कि वर्ड में हम अपने से खुद से टाइप करते हैं। ये मेरा मॉडल सेट आ चुका है और ये बहुत जल्द बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने मॉडल सेट को दिखाना और बताना चाहते हैं। ये मेरा श्री साई मॉडल सेट 2024 के लिए ये जो मेरा है अब छपने वाला है। इसके पहले हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं ओएमआर सीट एमसीक्यू 40 नंबर का। आज हम 10 क्लास के बता रहे हैं, इसी तरह से 9th 10th 11th 12th सभी क्लास का मेरा वीडियो बनता है। जिनको और पीडीएफ भी जिनको चाहिए, आप तत्काल पीडीएफ भी हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक का जो सब्जेक्ट होगा वह गणित होगा, विज्ञान होगा, और गणित में खास विशेषता है जो कि किसी भी मॉडल सेट में आपको नहीं मिलेगा। ये जो मेरा गणित का जो मॉडल सेट है बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ रहता है, हाथ से लिख करके हम बनाते हैं, जो कि आप जैसे ही मेरा मॉडल सेट खोलिएगा तो लगेगा कि आपके सामने एक टीचर बैठा हुआ है और वो बता रहा है। इसी तरह से विज्ञान का जो भी क्वेश्चन आंसर होता है वो मेरे द्वारा खुद तैयार किया होता है। इसमें देखा जाता है कि विद्यार्थी को कैसे बताया जाए, कैसे इसका आंसर दिया जाए, तो उसको बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान का हो गया, एसएसटी जिसको कहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये आपको विषय मिल जाएगा। आप अगर मेरा मॉडल सेट पढ़ते हैं तो निश्चित है आपको 100% गारंटी सफलता मिलेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है इस मॉडल सेट को बनाने में। और हर साल इस मॉडल सेट से विद्यार्थी लोग पढ़ करके अच्छा नंबर ला रहे हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9570038489 और एक और नंबर है 9608253403। इस पर आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत जल्द मेरा YouTube चैनल पर लाइव भी क्लास चलने वाला है, जिसका तैयारी हम बिल्कुल कर चुके हैं। थोड़ा नेट वगैरह का प्रॉब्लम था जो कि हम अपना ट्यूशन में बैठा चुके हैं, नेट वगैरह का भी। बहुत जल्द लाइव भी क्लास चलेगा, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आइए हम आप लोगों को जो बताने वाले हैं उस पर हम लेकर के चलते हैं। देखिए आप लोगों का एक मॉडल सेट
बाय सेट हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाएगा, वो हम मॉडल सेट में बिल्कुल सेट कर दिए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैट्रिक परीक्षा में 100% सफलता के लिए अवश्य पढ़ें, तो जरूर पढ़ें इसको एक बार, और अच्छा लगे तो जरूर अपने मित्र और दोस्त के पास जरूर शेयर करें। तो देखिए विज्ञान विषय का जो परीक्षा जो होगा आपका 1.5 घंटा का होगा। कौन विषय? एमसीक्यू साइंस, ठीक है, और इसका 40 नंबर मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन ये भी आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए और आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। और किसी भी तरह से परेशानी हो तो 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के विद्यार्थी, मैथ साइंस एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट में आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको वहां पर सभी तरह का समाधान मिल जाएगा। हमारा जो ग्रुप भी है उसका नाम है स्टूडेंट हेल्प पॉइंट। आपको जितना संभव होगा हम हेल्प करेंगे। अगर आप लेस्लियन के आसपास में हैं तो हमारे आप ऑफलाइन क्लास में भी आकर ट्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए ये सामान्य निर्देश उसमें भी दिया हुआ रहता है, जो हम मॉडल सेट बना रहे हैं इसमें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसका स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेट वाई, इसमें हम 40 क्वेश्चन, और देखिए मेरा जो सेट किया हुआ रहता है बिल्कुल शानदार और जानदार रहता है। फिर शानदार और जानदार कैसे रहता है? एक पेज में 40 क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सेट किया हुआ है। ऐसा आपका मॉडल सेट कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप पीडीएफ को प्रिंट करके भी कहीं से आप इससे बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपना बुक से तैयार कर सकते हैं, तो इसका आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। देखिए सामान्य निर्देश जो दिया हुआ रहता है उसमें देखिए यहाँ पे साफ दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न में अथवा जो क्वेश्चन होता है वो नहीं रहेगा। आपको सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन, लिखित क्वेश्चन जो आता है उसको अगर आप लोग बनाइएगा तो उसमें अलग से क्वेश्चन भी रहता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहता है, दो में से कोई एक बना सकते हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़े यानी कि आपका 1 नंबर कट जाएगा। प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा और 40 में आपको 40 बनाना है, और सही बना दीजिएगा 40 अंक मिल जाएगा। इसमें कोई कटकुट नहीं होता है। अगर सही आप बनाए तो 1 नंबर मिलेगा, गलत बनाए तो 1 नंबर कटेगा। ऐसा नहीं है कि आधा नंबर कट जाएगा, आधा नंबर मिलेगा। इस बात को सभी विद्यार्थी गौर से सुने, क्योंकि आपको बताने के साथ साथ हम जो इस तरह से नंबर कटता है आता है वो टोटल चीज जानकारी देने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, विकल्प का चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन एक टाइप से लगेगा, लेकिन उसमें से अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, पढ़े होंगे ट्यूशन में, स्कूल में, तो करेक्ट ऑप्शन को चुन करके उसको ओएमआर शीट पर ब्लैंक करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है थोड़ा सा और हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ पढ़ाई मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए हम जूम कर लिए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होता है। जैसे कि क्वेश्चन आप फिजिक्स चैप्टर में पढ़े होंगे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग पढ़े हैं दर्पण 3 तरह का होता है, समतल, उत्तल और अवतल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दाढ़ी मतलब शेविंग कराने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए आज हम कराए हैं, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि सैलून में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो याद रखिए कि सैलून में जो होता है उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, दर्पण लगा हुआ रहता है अवतल। आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, सोच लीजिए तो और बढ़िया से माइंड में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ग सही होगा। तो यहाँ पे देखिए बगल में हम आंसर भी टाइप किए हैं, आप ग में टिक कर सकते हैं, यानी कि ग को ब्लैंक कर सकते हैं। आपको याद भी होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, अच्छा लगे तो जरूर इसको सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें कह रहा है फोकस दूरी यानी कि एफ, और वक्रता त्रिज्या संबंध होता है, में क्या संबंध होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ना फोकस डिस्टेंस माने फोकल डिस्टेंस एंड वक्रता त्रिज्या, मतलब कि ये दोनों में क्या संबंध है। तो इसमें संबंध होता है, हम लोग कह सकते हैं कि F बराबर R/2, जो फोकस दूरी जो होता है ना वह त्रिज्या के आधा होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे, हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या के
आधा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो अथी होता है, जो त्रिज्या जो होता है, आर जो होता है ना, वो एफ का दुगना होता है, और फोकस दूरी जो होता है वह त्रिज्या के आधा होता है। इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए, इसलिए ख क्वेश्चन होगा। इसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो याद रखना है कि आवृत्ति। ठीक है। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कह रहा है कि 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगा भाई? तो देखिए 1 मीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस अगर रहेगा तो उसका क्षमता यानी कि P बराबर 1/f होता है। उसके अनुसार देखें तो 1d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1d, यानी कि फोकस दूरी का ऐसे भी क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, इसलिए यहाँ पर d से दिखाया हुआ है। इसी तरह से कह रहा है कि 4d क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे हम लोग आराम से इसको निकाल लेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे d दिया हुआ है, d और सेंटीमीटर दोनों में अंतर है। यहाँ पर डिवाइड जब करेंगे ना 4 से तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे आपका ख आंसर हो जाएगा। इसी तरह से वाहन की अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अग्रदीप मतलब होता है गाड़ी का हेडलाइट, जो आगे जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट कि उसमें जो होता है अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, यानी कि अवतल दर्पण यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोकस बना करके उसको दूर तक भेजना होता है, तो यह काम अवतल दर्पण करता है। इसी तरह से मानव नेत्र, मानव मतलब कि हम लोग हो गए, हम लोग यानी कि ह्यूमन, कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? तो वह होता है दृष्टि पटल, जिसको हम लोग रेटिना भी कह सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा रेटिना। ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, ह्यूमन आई चैप्टर में ये क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन टोटल को आप लोग याद कर लीजिए। जहां भी दिक्कत हो तुरंत संपर्क करें 9570038489 पर। मैं बिल्कुल आप लोगों के हेल्प के लिए एनी टाइम तैयार रहूंगा। इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रतिदिन इसी टाइप से आप लोगों को वीडियो मिलेगा और अच्छा आसानी होगा कि आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति जिनको आंख में किसी तरह से कोई बीमारी नहीं है उसको बोला जाता है कि सामान्य नेत्र वाले व्यक्ति। यानी कि सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, दूर मतलब होता है कि कितना ज्यादा देख सकते हैं। तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि कितना ही देख सकता है। अगर किसी व्यक्ति का आंख सही है तो वो अनंत देख सकता है, इन्फिनिटिव देख सकता है दूर तक, इसलिए इसका आंसर घ सही होगा। ठीक है। और अगर यही कहेगा कि निकट बिंदु क्या है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है माय डियर स्टूडेंट। इस बात को भी याद रखें, क्योंकि अगला सेट आप लोग इस टाइप के अपने से खुद से भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु जो होता है वह अनंत होता है। इसको फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है। इसी तरह से नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि धूप में जब आप निकलते होंगे तो आपका आंख का जो पुतली जो होता है ना, जो परितारिका होता है, मतलब पुतली बनने के हैं, मतलब उसमें आंख में जैसे प्रकाश जाता है तो प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? जैसे जरूरत के अनुसार उसको समायोजित, मतलब प्रकाश जो है कौन करता है? यह करता है परितारिका करता है। तो इसको याद रखेंगे। इसी तरह मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? मतलब कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति क्या होता है? तो प्रकृति होता है वह उल्टा और आभासी बनता है। पहले जो बनता है प्रतिबिंब वो उल्टा होता है और आभासी होता है, लेकिन उसको सीधा करके माइंड के द्वारा दिखा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। इसी तरह से 1 किलोवाट ना घंटा निम्न में से किसका इकाई है? माने किसकी इकाई है, माने किसको, यह कौन सा नीचे जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से किसका ही मात्रक है, कौन सा इकाई है? तो याद रखना है ख ऊर्जा का ही है। किसका इकाई है, मात्रक है? तो ऊर्जा का है। ठीक है। इसी तरह से करा कूलम्ब का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है कि विद्युत आवेश। थोड़ा सा हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, यह मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद और ज्यादा हम समझा करके आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आज हम ठान लिए थे कि हर हाल में एक वीडियो बनाएंगे और आज से प्रतिदिन बनाएंगे। और आज हमारा जो अभी जो टाइम हो रहा है, आप लोग तो वीडियो में कल देख सकते हैं, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन अभी हम 10:30 बजे ना यह वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं आप लोगों को समय निकाल करके, कि ताकि आप लोग लाभ उठाएं। और सभी विद्यार्थी से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि देखिए, अगर आपको मंजिल को पाना है तो रात और दिन नहीं देखना होगा और समय देख करके पढ़ना नहीं होगा। पढ़ने के लिए कोई समय नहीं है, जब आपको समय मिले तब पढ़िए। 12 बजे रात के, 1 बजे रात के, 2 बजे रात तक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
आप अपना शरीर को जैसे सेट कीजिएगा वैसे सेट होगा। तो आज हम ठान लिए थे कि आज एक वीडियो जरूर बनाएंगे, और आज ही नहीं प्रतिदिन आप लोगों की एक एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अभी देखिए हम 10:30 बजे इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इसको अपलोड करते करते हमको 11:30-12 बज जाएगा। तो इस वीडियो से आप लोग जरूर लाभ उठाइए, और जरूर इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर और डायनोमो, ये चैप्टर आप लोग पढ़िएगा साइंस में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये दोनों को याद रखिए। विद्युत मोटर जो होता है, कह रहा है कि यह युक्ति है जो परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कहने का मतलब है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कह रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये देख करके आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन मिस्टेक से दोनों एक जैसा दिया गया है। तो यह विद्युत ऊर्जा से ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि विद्युत मोटर से हम लोग पानी निकाल सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आप लोग सुधार लीजिएगा। इसी तरह से कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कह रहा है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर ख हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। क्योंकि जल को जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, वियोजन हो जाता है, संयोजन नहीं होता है। संयोजन मतलब जुड़ना होता है, वियोजन मतलब हटना होता है। जल को अगर हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो जल जो है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, इसीलिए यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि CuO प्लस H2 एरो CU प्लस H2O, कह रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर घ सही हो जाएगा, यानी कि H2 का हो रहा है। इसी तरह से हम आते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम इसका ऐसा सेटिंग किए हैं कि एक पेज में सब आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक फोटो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट पूछा जा सकता है। ये खास करके चैप्टर नंबर 1 से, या फिर जो आपका मेटल यानी कि धातु अधातु चैप्टर, उससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पूछ रहा है कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। आप बुक में पढ़िएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 में करा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक, ये चैप्टर नंबर 2 से हम लोग भस्म और क्षार चैप्टर जो पढ़े होंगे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्राकृतिक सूचक, तो देखिए प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र होता है, चाहे हल्दी हो गया, ये सब हो गया, ये सब प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका घ सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 नंबर में दिया हुआ है कि किस बिलियन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। कह रहा है कि अगर किसी बिलियन का मान pH के मान जो है 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन 1 है, हम इससे 3 क्वेश्चन बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि झंडू बाम एक रहता है लेकिन उसका काम अनेक रहता है, एक से अधिक रहता है। उसी तरह से क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ से समझ सकते हैं। कह रहा है किसी बिलियन का pH मान 10 है, 10 है, यानी कि जैसे ही 7 से कोई अधिक हो जाएगा pH मान तो वह क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। अगर 7 होता है किसी बिलियन का pH मान तो आप लोग याद किए होंगे वह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और उसी तरह से 7 से अगर कम होता है बिलियन का मान तो वह अम्ल होता है। यही अम्ल भस्म चैप्टर जो है आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 है, हम लोग क्वेश्चन कितना सीखे? 3। आगे देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, चित्र के अनुसार आंसर देना है। तो इसका आंसर घ सही हो जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन को चित्र को देखिएगा तो आप समझ लीजिएगा, आपका बुक में भी दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो 20 नंबर क्वेश्चन है उससे भी हम अनेक प्रकार के सवाल बना सकते हैं। कह रहा है इमली का कौन सा अम्ल होगा, इमली में कौन सा अम्ल होगा। पूछ सकता है टमाटर में कौन सा अम्ल होगा, पूछ सकता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होगा। तो इसको जरूर आप लोग बुक में दिया हुआ है, आप जरूर याद कर लीजिए। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? तो देखिए इमली में ख ऑप्शन सही होगा, टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से थोड़ा सा स्पीड हम वीडियो अब बनाते हैं क्योंकि ज्यादा टाइमिंग हो जाएगा तो अपलोड होने में समय भी लगेगा। 21 क्वेश्चन है हमको, 40 क्वेश्चन है तो 40 मिनट के अंदर बना लेना है। ये नहीं कि 40 नंबर, आप परीक्षा में भी चाहिएगा तो 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। लेकिन समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। परीक्षा में बिल्कुल आप रिलैक्स माइंड से बनाइएगा,
चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह का वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नो टेंशन, बिल्कुल आराम से बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कराया है कि कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन जिसका सूत्र होता है Br। ये जो होता है कमरे के ताप पर धातु, ये धातु है, कमरे के ताप पर या द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपचयन अग्निशामक बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, तो इसका घ सही होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है। इसी तरह से आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, तो क सही होगा, परमाणु संख्या के आधार पर। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को क्या कहते हैं, तो याद रखना है कि भूपट्टी में जब पाया जाता है, उसको हम लोग अंदर जब पाया जाता है तो वह खनिज होता है, उसको जब हम लोग निकालेंगे तब अलग बात है। तो इसी तरह से हमको याद रखना है। इसका भी आंसर हम लोग लिख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास पूरा सेट सब विषय का बना हुआ है, आपको घबराना नहीं है। सब विषय हम आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं बहुत जल्द। आइए अब हम लोग तीसरा कॉलम जो है मेरा बना हुआ है, एक पेज में ये सभी क्वेश्चन को सेट किया गया है बहुत ही शानदार और जानदार तरीका से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद होता है, तो क सही हो जाएगा, अल्कोहल। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अब यहाँ देखिए बायोलॉजी चैप्टर आ गया, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पहले फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, फिर केमिस्ट्री का रहेगा और लास्ट में आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त करना, ये सब देख करके ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, तो ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड, बल्कि ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, बस इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 28 में करा कि फ्लोएम जो है, करा फ्लोएम से खाद बनाने फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है। करा कि फ्लोएम जो होता है बच्चों ऊपर पाया जाता है, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों दिशा में करता है, इसलिए इसका आंसर ग सही हो जाएगा। वृक्क संरचना तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वृक्क की संरचनात्मक एवं तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखना है कि इसका सही होगा वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है ना, उसको क्या कहते हैं, तो इसको याद रखना है, ख वृक्क कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर में हम लोग आ जाते हैं 30 में, करा फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है ना। जो फल जो हम लोग खाते हैं, आम, सेब, फलना ढेकना चिलना, बहुत सारा फल, तो उसको पकाने में कौन सा हार्मोन काम करता है। सबके लिए हार्मोन है हम लोग के शरीर में, उसी तरह से पेड़ पौधा के भी शरीर में हार्मोन पाया जाता है, इसका ग सही होगा, एथिलीन हार्मोन, ठीक है। इसी तरह से एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ पर स्रावित होता है, तो याद रखना है कि अंडाशय में स्रावित होता है। इसी तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो याद रखना है फटाफट, इसमें एकदम निषेचन कहते हैं, तो इसको एकदम दिमाग में रख लेना है, फटाफट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी एक चित्र दिया हुआ है, बायोलॉजी में भी एक चित्र दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, तो याद रखना है कि यह जो है विखंडन हो रहा है, या हाइड्रा का पिक्चर है, इससे विखंडन हो रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा, आपका बुक में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 34 कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं तो क्या कहलाता है, तो समजात अंग कहलाता है। इसी तरह से मेंडल करा कि मेंडल एक वैज्ञानिक है, तो करा मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का ना चुनाव करता है, तो याद रखना है कि मटर का चुनाव किया था, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो यहाँ पे उत्पादक जो है बच्चों वो घास हो जाता है, बाकी ये लोग खाने वाले हैं, इसलिए ग सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो याद रखना है ख द्वितीय पोषक कोषीय स्तर में, ठीक है। शाकाहारी जैसे कि मान के चलते बकरी देख रहे होंगे, जो घास पूरा खाता है वो शाकाहारी में गिनती आता है। हम लोग तो सर्वाहारी हैं, बहुत लोग तो मांस मछली सब चीज खाता है, इसलिए सर्वाहारी कर सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार यहाँ पे गस
ख सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 में करा है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेवार कौन जिम्मेवार है? तो CFC, ये जो है ऑप्शन नंबर ख सही है आपका। इसी तरह से 39 में हम लोग आ जाते हैं। 39 में निम्नलिखित में से कौन सा जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा हो गया। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि पवन ऊर्जा का उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो याद रखना है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि क सही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा यह वीडियो कैसा लगा? थोड़ा हम स्पीड बनाएं, मेरा पहला वीडियो था, लेकिन डोंट माइंड, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग मन से देखिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे ग्रुप में जुड़िए। आपको बहुत सारा लाभ आगे भी होने वाला है। आप देखिए इस वीडियो में कि हम बहुत सारा नोट आप लोगों के लिए तैयार कर चुके हैं। ये इंग्लिश का है, ठीक है। इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट का मेरे पास मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे मैथ का है। ये जो मैथ का जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप मैथ बुक से भले बनाइएगा, लेकिन आप सोच के देखिए कि आप लोगों को क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ, जिसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 नंबर मेरा आए, हम झारखंड में नंबर 1 बने, तो इसके लिए आपको इस टाइप के प्रैक्टिस जरूरी है। क्योंकि सिर्फ स्कूल और ट्यूशन पढ़ने से नहीं होगा, घर बैठकर ऐसा प्रैक्टिस करना होगा। और ऐसा प्रैक्टिस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे आप फायदा उठा सकते हैं। जितना संभव होगा हम आप लोगों के लिए एक से एक क्वेश्चन तैयार करके आपको देंगे। आप खुद मास्टरमाइंड बन जाइएगा और परीक्षा में आप क्या, आप अपने अगल बगल सभी विद्यार्थियों को हेल्प भी कीजिएगा। इसका PDF भी आपको जहां चाहिए, आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मेरा नंबर बोलिए, वहां हम आपको भेज देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जमाना जो है अब पूरा डिजिटल हो गया है, नेट का जमाना है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको मन और तन मन को मजबूत करने की जरूरत है। अब वो जमाना नहीं है कि ट्यूशन जाएंगे तभी पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे तभी पढ़ेंगे। आप पढ़ने के लिए कहीं भी किसी भी समय आप पढ़ाई अपना कर सकते हैं। आप तन मन से पढ़िए और जहां भी दिक्कत हो डायरेक्ट संपर्क कीजिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।